चलिए देखिए क्या है, हम लोग यहाँ पे जो कहानी पढ़ रहे थे वो पालमपुर की कहानी थी, थोड़ी सी हम लोग कल देखे थे, है ना। एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी हमें किसी भी गांव में विभिन्न प्रकार की उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताइए, है ना। ये काल्पनिक गांव के माध्यम से हम और दूसरे गांवों में किस प्रकार से वहाँ के जीवन यापन और वहाँ के लोग रहते हैं और वहाँ का खेती बाड़ी किस तरह से होता है, ये सारे क्रियाओं को क्या करेंगे इस कहानी के माध्यम से जानेंगे, समझे ना। गतिविधियों यहाँ पे हम लोग जो पालमपुर में देखे थे वो थोड़ा सा मैं एक बार और याद दिला देना चाहता हूँ कि 450 परिवार टोटल थे, उसमें से 80 परिवार ऐसे थे जिनके पास क्या थे, है ना, ज़्यादा भूमि थी, अधिकांश भूमि थी। ये उच्च जाति के लोग थे। कौन से लोग थे? उच्च जाति। जो दलित लोग थे ये क्या 1/3 लोग थे। कितने तिहाई थे? 1/3, दैट मीन्स 33%, है ना। और ये लोग जो हैं वो किधर बसे हुए थे? आपके गाँव के एक कोने में, मतलब कहने का तात्पर्य है कि गाँव के किनारे कोनो जैसे होता है ना साइड में बसे हुए थे, ठीक है। और इनका फूस वगैरह से क्या बना हुआ था? घर बना हुआ था। समझे या नहीं समझे? और उसके बाद देखिए यहाँ की खेतों में जो है अधिकांशतः माने सभी घरों में बिजली है, खेतों तक भी है बिजली। और क्या किया जाता है इसमें, खेती जो किया जाता है उसके माध्यम से, मतलब बिजली के माध्यम से किया जाता है। और कुआं वगैरह बना हुआ है जिससे वो क्या करते हैं, नलकूप ज़्यादा से ज़्यादा वो किससे चलते हैं? बिजली के माध्यम से ही चलते हैं। समझे या नहीं समझे? ये सारा चीज़ था। अब आगे देखते हैं तो इस गांव में हम लोग इस गांव के माध्यम से क्या करेंगे, सभी और भी गांवों के बारे में सारी क्रियाओं को समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। भारत के गांवों में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है। भारत के गांव, जितना भी गांव की यदि हम बात करें तो प्रमुख गतिविधि जो है, मुख्य जो कार्य है वो क्या है? खेती। आप कहीं पर भी अपने गाँव में देखते होंगे सबसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता होगा? खेती। यहाँ पे यही ना देखते हैं जी, देखते हैं अपना गाँव में सबसे ज़्यादा क्या होता है? खेती होता है। यदि 4 आदमी काम कर रहे हैं, कोई दूसरा काम कर रहे हैं, तो 10 आदमी क्या करने वाले होंगे? खेती करने वाले होंगे। होते हैं या नहीं होते? हाँ। तो इस प्रकार से भारत के गांवों में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है। अन्य उत्पादन गतिविधियों में जिन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहा गया है, लघु विनिर्माण, माने बहुत सारे ऐसे हैं जिसको गैर कृषि कहा गया। गैर कृषि मतलब जो खेती से संबंधित नहीं है, दूसरा से संबंध है ना, तो उसको क्या बोला? जैसे इसमें क्या क्या आता है? लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि, ये सब किस में आ गया? गैर कृषि क्रियाएं में। गैर कृषि क्रियाएं क्या? गैर कृषि क्रियाएं। हम उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातें जानने के बाद इन दोनों प्रकार की क्रियाओं पर विचार करेंगे। इन दोनों प्रकार की क्रियाओं पर क्या करेंगे? विचार करेंगे, ठीक है। दोनों मतलब क्या बताया जा रहा है कि हम उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातें जानने के बाद इन दोनों क्रियाओं पर क्या करेंगे? विचार, ठीक है। गैर कृषि और किस में? कृषि। लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे? उत्पादन की क्या? उत्पादन के क्या जानेंगे सर? उत्पादन के संगठन, अच्छा वो टॉपिक दिया हुआ है उत्पादन के बारे में। सबसे पहले उत्पादन की, उत्पादन कैसे किया जाता है, नहीं किया जाता है वो, ठीक है। तो पहला टॉपिक देखिए यहाँ पे, उत्पादन का संगठन क्या दिया हुआ है? जो उत्पादन किया जाता है, इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे क्या कि उत्पादन जो किया जाता है वो क्या क्या संगठन मिलता है, क्या क्या मिलाया जाता है जिसके माध्यम से हम क्या कर पाते हैं? उत्पादन कर पाते हैं, ठीक है। उसमें क्या क्या आवश्यकता होती है? तो इसमें मुख्यतः 3 चीज़ है। मुख्यतः कितने चीज़ हैं? 3 चीज़। देखिए अभी क्या क्या है, 4 चीज़ है। कितने चीज़ है? 4 चीज़, माफ कीजिएगा। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीज़ें आवश्यक है। कितने चीज़ आवश्यक है? 4 चीज़ आवश्यक है। कितने आवश्यक है सर? 4 चीज़। पहली क्या है? भूमि। दूसरी क्या है? श्रम, है ना। और तीसरी क्या है हमारा? भौतिक पूंजी। तीसरी क्या है? भौतिक पूंजी। और चौथी क्या? अस्थायी पूंजी। यहाँ नीचे है ना, चौथी क्या है? अस्थायी पूंजी। आप समझिए बात को, ठीक है। चौथी अस्थायी पूंजी नहीं होगा। भौतिक पूंजी में ही 2 प्रकार की पूंजी होती है, सॉरी। चौथी जो है वो क्या होगी? मानव पूंजी। अब देखिए क्या है कि पहला भूमि हो गया, तो भूमि नहीं रहेगा तब तक खेती कर सकेंगे, कोई संभव है नहीं है। फिर क्या बताया जा रहा है? श्रम मतलब क्या हो गया? लोग जो काम करेंगे वो होना ही चाहिए, काम करेंगे, ठीक है। फिर क्या बताया गया? भौतिक पूंजी मतलब आपका माने पूंजी एक है आपका होना चाहिए जिसमें क्या हो कि कुछ न कुछ आप लगा रहे हैं। जैसे मान लीजिए हल की आवश्यकता है, तो बीज की आवश्यकता है, और में उर्वरक की आवश्यकता है, बैल की आवश्यकता है, नलकूप की आवश्यकता है, होती है या नहीं होती है? तो नलकूप वगैरह ये सब क्या है? पूंजी लगाना पड़ेगा ना जी। ऐसे बिना पूंजी लगाए हो जाएगा क्या? मुद्रा की आवश्यकता है, ठीक है। ये सारा तो यहाँ पे देखते हैं। पहली आवश्यकता है
भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन, भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल हो गया, वन हो गया, खनिज हो गया, ये सारे खनिज। अब मान लीजिए कि भूमि में भूमि तो है लेकिन उसमें कोई खनिज नहीं पाया जाता, क्या नहीं पाया गया? खनिज। खनिज जैसे होता है ना कि बहुत सारी आवश्यकता होती है पेड़ पौधा को, फास्फोरस है, पोटास है, ये सब चीज़ की आवश्यकता होती है, वो जो कहाँ से लेते हैं? ज़मीन से, वो सबको क्या बोला जाता है? खनिज, है ना, लोह पदार्थ है, ये सारा लेना पड़ता है उसे। तो ये सारा चीज़ लेने के लिए वो किसकी आवश्यकता होती है? भूमि की आवश्यकता है, और वो मृदा में सब कुछ ये सब उपलब्ध होते हैं। जल ग्रहण करते हैं, कहाँ से ग्रहण करते हैं? जल से, जड़ के माध्यम से, भूमि के द्वारा ही ग्रहण करते हैं या नहीं करते हैं? तो ये सारा। दूसरी आवश्यक है श्रम, अर्थात जो लोग काम करेंगे, जो लोग काम करेंगे। अब उसमें काम करने वाले ही लोग नहीं हैं तो फिर कहाँ से थी हो सकती है? तो उत्पादन के लिए पहली आवश्यकता भूमि, दूसरी आवश्यकता क्या? श्रम। कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्यों को करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की जरूरत होती है। अब ऐसा जैसे मान लीजिए श्रम की आवश्यकता होती है, तो उसमें ऐसे लोग हैं जो कि पढ़े लिखे ही कर सकते हैं। उसमें कौन कर सकते हैं? पढ़े लिखे ही कर सकते हैं। रोहित, तुम लोग का टंडली क्या है? ठीक है, तो पढ़े लिखे ही लोग क्या कुछ चीज़ों को क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं उत्पादन के लिए। तो वहाँ पे बिना हमने अनपढ़ आदमी चल जाएगा तो हो सकेगा काम? नहीं हो पाएगा। जैसे मान लीजिए कि अभी बीज वगैरह हाइब्रिड वगैरह बना रहे हैं, तो उसमें सब कुछ माप उप के सब कुछ किया जाता है। उर्वरक वगैरह बना रहे हैं, कोई लिक्विड मतलब कोई कीटनाशक यूज़ कर रहे हैं, तो उस सब में किसकी आवश्यकता होती है? सब पढ़े लिखे की आवश्यकता होती है। गाँव में हार्मोन नियर दे देता है, नहीं देखते हैं, बोलता है 10 ml देना, तो उसको बोलता है ना 10 ml ना बुझियो, हम ढक्कनवा क्या ढक्कन देवो बोली न तो खाली मैंने दवाई मारना है एगो, समझे ना। तो ओकरा बोल ले यदि 10 ml में मान लिए कि 50 लीटर जो भी है अपना कि 20 लीटर पानी में 10 ml डाल देना, सपोज दैट, ठीक है। तो बोले 20 लीटर पानी ना, ये अगर डिब्बा है हमारे घर में उतना बढ़ के डिब्बा में यदि हम भरबे ईटा बहते ना बहते, ठीक है। तो वैसे वो सब पूछते रहेंगे, तो उसमें किसकी आवश्यकता है? पर इसी वजह से मैं बोलता हूँ कि यदि आपको खेती भी करना है तो क्या कर लीजिए? पढ़ लीजिए। खेती खराब काम थोड़ी है लेकिन पढ़ा लिखा इंसान अच्छे से कर सकता है। समझ गई तुम? हाँ। अब पढ़ियान वाला काम कैसे करेगी तुम? पढ़ेगी तब ना जी। हाँ, खाली तुम खा भुजिया की होगा? हाँ, मैं दूंगा ही नहीं कभी। देखिए दूसरी क्रियाओं, तो ये सब क्या इसमें किसकी आवश्यकता होती है? पढ़े लिखे। रिंकुआ देखिए कैसे हंसी लग रहा होगा, बेचारा बेचता दवा है तो ओकरा समझ में आता है कि कैसे आके तंग कर देता है, अलग जान खा जाता होगा, ठीक है। तंग करके नहीं जी, और पूछ रहा है कैसे आयकर में संतुष्टि भी नहीं रखता। और बाबू कहाँ गलो रे? पप्पा कहाँ गलो? ओकरा भेज ने, अगर विश्वास नहीं रखे कितना बढ़िया से बता देगा, नहीं तो ना जाने तो है। दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की जरूरत होती है। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है ना। बोला जा रहा है, क्या बोल रहा है कि दूसरी क्रियाओं के लिए किसकी जरूरत होती है? शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की जरूरत होती है। शारीरिक कार्य, आप जैसे मान लीजिए हम लोग जैसा आदमी को बोल देगा 80 किलो उठाओ, तो 80 किलो जिंदगी में अपना देखे न? देखें, ठीक है। 80 किलो उठा देंगे तो उठा तो लेंगे, लेकिन फिर दोबारा हम नहीं उठेंगे, समझेगी नहीं? तुम क्या किलो? 25 किलो 25 किलो नहीं होगी ये एकदम लीड पिटिया। हाँ तो 32 किलो 37 किलो नहीं 28 किलो। चुप रही जान, कीप साइलेंस, डोंट मेक नॉइज, है ना। 32 किलो कितना है प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए? आप ही बता दीजिए कितना है? 32 किलो। चुप रहो। मैं प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है। तीसरी आवश्यकता है, वो कौन सी आवश्यकता है? भौतिक पूंजी है, अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आगत। क्या आप जानते हैं कि भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन कौन सी मददें आती है? भौतिक पूंजी में कौन कौन सी मददें आती है? देखिए यहाँ पे बात है, इसमें दो तरह से। एक कौन कौन सी? एक औजार मशीन भवन, और दूसरा क्या होता है? कच्चा माल और नगद मुद्रा, ठीक है। ये दो चीज़ें, मतलब देखिए जैसे कहने का तात्पर्य कच्चा माल जो बार बार प्रयोग होगा और क्या होगा? खत्म। एक ऐसा चीज़ जो आपको बार बार अलग यूज़ करना पड़ेगा। अब मान लीजिए गोबर दे रहे हैं, तो एक बार दिए तो हो गया क्या? फिर फसल लगाएं फिर देना पड़ेगा, फिर फसल लगाएं फिर देना पड़ेगा,
देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? कच्चा माल तो ये हो गया कच्चा माल। जैसे मान लीजिए बीज बोना है तो बीज लाए तो एक ही बार बोए तो होते रहेगा क्या? नहीं, फिर बोएंगे तो फिर से लाना पड़ेगा कि नहीं? मुद्रा जो कुछ भी लगाएंगे, जैसे मान लीजिए उर्वरक लाना है तो एक बार जो मैंने बार बार देना पड़ेगा या नहीं? तो ये हो गया आपको क्या, वो नकद मुद्रा जिसमें लगता है कच्चा माल जो है। और एक है परमानेंट, जैसे मान लीजिए हल लाए तो क्या करेंगे, इन साल हल लाए तो अगला साल भी हल लाना है? नहीं, वो टूटेगा नहीं, तब तक नहीं लाना है। हो सकता है यही साल में टूट जाए, हो सकता है 4 साल चल जाए, उसकी गारंटी नहीं है। लेकिन वो क्या है आपका, तो ये अस्थायी पूंजी है और एक कार्यशील पूंजी है, इसको जो परमानेंट चलता है। अब जैसे घर बनाए तो घर बनाए, मान लीजिए कि सामान हम लोग उत्पादन करते हैं तो उत्पादन करके चावल और बढ़िया में नहीं फेंक दिए रे, खेत में नहीं फेंक दिए रे, घर लाता कि नहीं, उसकी भवन की आवश्यकता होती कि नहीं? हाँ, इसको बड़े मात्रा में और ज़्यादा भवन की आवश्यकता। तो ये सारा चीज़ मशीन की आवश्यकता है। आप मशीन लिए, एगो नलकूप ले लिए, नलकूप मतलब मोटर ले लिए कोनो, तो मोटर ले लिए तो क्या करेंगे कि हर एक साल लेंगे, इस बार फसल लगाएं तो हर एक साल नहीं, हर एक बार फसल लगाएं तो हर एक बार लेंगे, नहीं ना जी, वो चलता रहता है। तो ये सब कौन सा पूंजी हो गया? अस्थायी पूंजी, परमानेंट हो गया। अरे कार्यशील मतलब, तो इस प्रकार से पहला जो हम लोग देखें वो क्या देखें, भूमि, दूसरा हम क्या देखें, श्रम, तीसरा देखें भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी दो तरह से है, कार्यशील पूंजी और कौन सी पूंजी, अस्थायी पूंजी। ठीक है, तो अस्थायी पूंजी मतलब एक बार फसल के लिए हम खरीदारी करते हैं, या तो फिर उसका क्या करते हैं, मैंने खरीदारी करते हैं तो वो क्या चलते रहता है, थोड़ी सी ज़्यादा समय तक चलता है, तो उसे हम लोग कौन सी पूंजी कहेंगे, अस्थायी पूंजी, है ना। ये औजारों तथा मशीनों में अत्यंत साधारण और औजार जैसे किसान का हल से लेकर परिष्कृत मशीनें जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। औजारों, मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है। ये सब जो कई वर्षों तक, एक बार खरीदारी करने के बाद कई वर्षों तक उसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, उसे कौन सी पूंजी कहा जाता है, अस्थायी पूंजी कहा जाता है। और दूसरा कौन सा है, कार्यशील पूंजी, मतलब वो क्या होगा, प्रत्येक बार फसल लगाने के लिए उसकी क्या करनी पड़ेगी, खरीदारी करनी पड़ेगी, उसको क्या कहा जाएगा, कार्यशील पूंजी। उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे क्या बताया जा रहा है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत। अब जैसे कोई बुनकर है, उसको सूत माने कपड़ा बुन रहा है, अब बुन रहा है तो एक बार बुना तो वही धागा से फिर दूसरा भी बुन लेगा क्या, नहीं, उसको अगला बुनने के लिए उसको अगला की ज़रूरत है कि नहीं है। तो ये उत्पादन में इसकी आवश्यकता होती है ना। कच्चा माल में कुम्हारों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी, अभी एक बार जो प्रयोग कर लिया, एक से घड़ा बना दिया सपोज दैट, तो अभी फिर क्या करेगा, जो मिट्टी से बनाया वही मिट्टी से फिर बना सकता है नहीं, अब दूसरा मिट्टी यूज़ करना पड़ेगा उसको क्या करने के लिए, दूसरा घड़ा बनाने के लिए। समझ रहे या नहीं समझ रहे, है ना। कुम्हारों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी, उत्पादन के दौरान भुगतान करने तथा जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की भी आवश्यकता होती है। कच्चा माल तथा नगद पैसों की कार्यशील पूंजी कहते हैं, है ना। इसे क्या कहते हैं, कार्यशील पूंजी कहते हैं। औजारों, मशीनों तथा भवनों से भिन्न ये चीज़ें उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती है। ये उस समय माने जो अस्थायी पूंजी है वो समाप्त नहीं होती है, लेकिन जो कार्यशील पूंजी है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है ना। उत्पादन के क्रिया के दौरान, उसी दौरान में क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, फिर उसकी ज़रूरत उन्हें नहीं मिलेगी। एक चौथी आवश्यकता भी होती है आपको स्वयं उपभोग। एक चौथी आवश्यकता क्या होता होगा, है ना, आपको स्वयं उपभोग हेतु या बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ेगी। आजकल इसे मानव पूंजी कहते हैं। क्या कहते हैं, मानव। अब ये सारे चीज़ को एक साथ जोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, मानव की आवश्यकता होती है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मानव पूंजी कहते हैं। क्या कहते हैं, मानव पूंजी कहते हैं। ठीक है, मानव पूंजी के विषय में और अधिक अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे, मानव पूंजी के बारे में अगले अध्याय में। लेकिन अगले अध्याय में जो है ना बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसमें भी हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, और ये इकोनॉमिक्स बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, समझे। देखिए, उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है। उत्पादन जो है कौन सी, भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, जिन्हें उत्पादन के कारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उत्पादन के कारक, है ना। क्या बताया गया कि उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है। इन सारे को सबको मिला के क्या कहा जाएगा, उत्पादन के कारक। किसी भी चीज़ का कारक किसको कहते हैं, जिसके कारण से वो दूसरा क्या हो, प्रभाव हो। उत्पादन में कोई भी प्रभाव यदि पड़ता है तो जिस चीज़ से प्रभाव पड़ेगा उन सभी को क्या कहेंगे, उत्पादन का कारक कहेंगे। जैसे आप लोग का पढ़ाई का कारक क्या हो सकता है, आप कॉपी लेके नहीं आए तो हो सकता है पढ़ाई में कुछ बाधा आ सकती है या नहीं। कलम लेके नहीं आए, कलम नहीं है बढ़िया तो उसमें बाधा आ सकती है। किताब नहीं है तो उसमें बाधा आ सकती है। अब मास्टर बढ़िया नहीं है तो भी बाधा आ सकता है। स्टूडेंटें बढ़िया नहीं है तो भी बाधा आ सकती है। घर की माहौल नहीं है बढ़िया, बाधा, ये सब कारक है या नहीं है।
तो वैसे ही कारक उत्पादन के कारक, किसके कारक सर? बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? अक्सर मैं एग्जाम्पल वही लेने की कोशिश करता हूँ जो आप क्या हो एकदम मैंने साधारण शब्दों में समझ सके। क्या एग्जाम्पल नहीं समझ में आया? तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके, इस सबको संयोजित में क्या होता है? मिला के, संगठित करके, तो वो संगठित होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? उत्पादन के कारक। कारक मैंने समझ में आया या नहीं आया? कोई दिक्कत है? जिससे उस पर प्रभाव पड़ता है, मतलब उत्पादन में क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ेगा, उस पर प्रभाव, या तो प्रभाव बुरा भी पड़ सकता है, प्रभाव क्या पड़ सकता है? अच्छा भी पड़ सकता है। अब प्रभाव जैसे मान लीजिए कॉपी किताब सब कुछ बहुत बढ़िया है, मास्टर वास्टर सब बढ़िया है, तो पढ़ाई में क्या होता है? अच्छा प्रभाव पड़ेगा। यही सब चीज़ मैंने धीरे धीरे क्या है, एक को करो खराब रहेगा तो फिर प्रभाव क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो इसमें भी उस प्रकार से पालमपुर की कहानी को पढ़ने के क्रम में हम उत्पादन के प्रथम 3 कारकों के बारे में और अधिक सीखेंगे। उत्पादन का जो प्रथम 3 कारक है ना, 3 कारक देखें या नहीं देखें हम लोग? कौन कौन? भूमि, श्रम और क्या? भौतिक पूंजी। ये 3 जो फर्स्ट वाला देखें, इनके बारे में और ज़्यादा हम लोग क्या पढ़ेंगे? डिटेल में पढ़ेंगे। पालमपुर में खेती, देखिए यहाँ पालमपुर में खेती में भूमि है। अरे बबुआ 4 पढ़े हैं ना, तो उसकी जो विस्तृत जानकारी जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें फर्स्ट वाला 3 तो पढ़ेंगे। यही लिखा हुआ है यहाँ पे, पालमपुर की कहानी को पढ़ने के क्रम में हम उत्पादन के प्रथम 3 कारकों को, जो पहले 3 कारक दिखाया गया, उस तीनों को क्या करेंगे और अधिक उसके बारे में सीखेंगे। चार्ट हो तो देखें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो फर्स्ट जो 3 है उसमें और भी क्या करेंगे? जिक्र करेंगे। और जो चौथी है वो कौन? मानव पूंजी, उसके बारे में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। समझ पाए या नहीं समझ पाए? यहाँ लिखा हुआ था तो कि मानव पूंजी के विषय में और अधिक अध्ययन हम कहाँ करेंगे? अगले अध्याय में करेंगे। और जो फर्स्ट 3 जो कारक है उसमें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। उसमें यहाँ पे किसके बारे में दिया गया है? भूमि। पालमपुर में खेती, पालमपुर में खेती। अब देखिए पालमपुर में खेती किस प्रकार से होता है। अब जैसे हम तो जान लिए कि वहाँ पे खेती कितना होता है, बहुत अधिक मात्रा में खेती होता है। उसमें से 80 परिवार के पास उच्च जाति के जो लोग हैं उन लोगों के पास अधिकांश भूमि है। भूमि है कि नहीं? टोटल वहाँ के जो परिवार हैं वो कितने हैं? 450 परिवार, 450 परिवार है। देखिए पालमपुर में खेती, तो पालमपुर में खेती में इसमें जो पॉइंट क्या है? भूमि स्थिर। इसमें क्या? भूमि स्थिर। भूमि स्थिर का अर्थ क्या हो रहा है समझिए? अब जितना भूमि है भूमि उतना ही रहेगा। अब भूमि को बढ़ा सकते हैं, है ना? बढ़ सकता है सर? नहीं बढ़ सकता। हाँ, उत्पादन की जो जितनी मात्रा, जितनी एरिया है, जितनी क्षेत्र है उस घट सकता है। लेकिन कैसे घट सकता है? उत्पादन का क्षेत्र बढ़ भी सकता है थोड़ा, उत्पादन का क्षेत्र, लेकिन भूमि यदि आप बोलें कि बढ़ जाएगा चाहे घट जाएगा, ऐसा हो सकता है? उत्पादन का क्षेत्र बढ़ सकता है या तो क्या हो सकता है? घट सकता है। जैसे जो बंजर वगैरह जो भूमि है उसमें यदि ज़्यादा से ज़्यादा कुछ यदि दिए, उर्वरक वगैरह बढ़िया से अधिक किए, उसका उपचार किए, तो वो अच्छा हो सकता है। समझे है नहीं? तो दूसरी तरफ ये भी है ना कि जो अच्छी भूमि है, जो उपजाऊ भूमि है, उसमें बिल्डिंग बन रहा है, फैक्ट्री बन रहा है, इसमें और सड़क बन रहे हैं, रेल लाइन बन रहे हैं, बाकी सब के कारण से वो भी बर्बाद हो रहा है। तो ओवरऑल जितना वृद्धि कर सकते हैं ना हम लोग भूमि में, भूमि के उत्पादन क्षेत्र में, भूमि में तो वृद्धि कर नहीं सकते हैं। अरे भूमि में वृद्धि नहीं कर सकते हैं जी, नहीं बढ़ा सकते हैं। कितना बड़ा जमीन है हमारा तो इतनी बढ़ा दो एक, इतना हो सकता है? हो सकता है? नहीं। तो उत्पादन क्षेत्र में क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं, लेकिन बढ़ता जिस मात्रा में है उससे ज़्यादा क्या हो जाता है? घट जाता है ना? रोड बन गया, माने कि सड़क बन गया, ठीक है, क्या बन गया? घर बन गया, बिल्डिंग है, मकान है ना? आपका फैक्ट्री बन गया, आपका रेल लाइन बन गया, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, है या नहीं है? जिसके कारण से उत्पादन की मात्रा कम। लेकिन यहाँ पे पालमपुर में जो है, पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। काम करने वालों में 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं। कितने जीविका के लिए निर्भर हैं? 75% लोग किस पर निर्भर हैं? खेती पर। जीविका, जीविका का जीविका का अर्थ है जीवन यापन। जीविका का अर्थ क्या है? जीवन। अपनी जो जीवन यापन है उसमें से 75% जो लोग डिपेंडेड हैं, मतलब निर्भर हैं, वो किस पर हैं? खेती पर है। वे किसान अथवा कृषि श्रमिक हो सकते हैं। वो किसान भी हो सकते हैं या तो कृषि श्रमिक हो सकते हैं। माने अब वो 75% में आपका क्या हो सकते हैं? किसान भी हो सकते हैं, या तो फिर क्या हो सकते हैं? किसान के यहाँ काम करने वाले भी हो सकते हैं, जिसको क्या बोला जा रहा है? श्रमिक बोल रहा है। क्या बोला जा रहा है? श्रमिक। लेकिन याद रखिए, कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई है। खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तुतः
स्थिर होता है। माने खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तुतः क्या होता है? स्थिर होता है, जिसका मैं जिक्र कर चुका हूँ, है ना। खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र क्या होता है? स्थिर होता है। पालमपुर, कहाँ की बात है भाई? पालमपुर में वर्ष 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ, है ना। 1960 से, कब से बताया जा रहा है? 1960 से अभी तक में क्या बताया जा रहा है कि जो भूमि क्षेत्र है किसके लिए? उत्पादन के लिए, जिसमें जुताई होता है, वो अभी तक में कोई वृद्धि नहीं हुआ। जैसे ऑलरेडी था वैसा ही है, पहले से जैसे था। उस समय तक गांव की कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य, बोल रहे क्या? उस समय तक गांव की कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया था। नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को और बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है। बोल रहा है क्या कि उस समय तक 1960 तक क्या किया गया? गांव की जो भी बंजर भूमि थी, जो भी क्या थी? बंजर भूमि, उसको सबको किस में बदल दिया? कृषि योग्य भूमि में बदल दिया। और नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को और बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ी सी एक अलग पैमाना, यहाँ पे अलग चीज़ को देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। मतलब ये थोड़ा सा इस पॉइंट से थोड़ा क्या है, हटके। भूमि मापने की मानक इकाई हेक्टेयर है। मानक इकाई क्या है? हेक्टेयर, है ना। उसकी जो हेक्टेयर से मापा जाता है। हेक्टेयर को समझिएगा, बहुत जगह प्रयोग होता है। वडर ओए, क्या हुआ? कोई दिक्कत है? क्यों हंस रहे हैं? यद्यपि गाँव में भूमि का माप बीघा, गुंठा आदि जैसी क्षेत्रीय इकाइयों में भी किया जाता है। बीघा वगैरह से भी किया जाता है, सुने होंगे। अरे 4 बीघा जमीन नहीं, बोलता कि अरे हमारे दादा के तो अपने 10 बीघा जमीन था। को बोल रहा है? कितना बोल रहा है जी? 100 डिसमिल। 100 डिसमिल अब की बोले तोरा? यहाँ से अमेरिका गधी कहेंगे। ये लगभग जो है, ये रूम लगभग 2 डिसमिल होगा। कितना डिसमिल? 2 डिसमिल। हाँ, तो इस तरह से 100 डिसमिल नहीं, 100 डिसमिल बराबर 1 हेक्टेयर नहीं होता। देखिए 100 मीटर की भुजा वाला कोई भी रहेगा। जैसे मान लीजिए कि एक कोई ज़मीन है जिसकी भुजा जो है 100 मीटर है, 100 मीटर वर्गाकार, 100 मीटर लंबाई, 100 मीटर क्या है? चौड़ाई, ठीक है। तो ये पूरे ज़मीन के अंतर्गत जितने भी क्षेत्र आएंगे वो सारे पूरे कंप्लीट रूप से क्या कहा जाता है? 1 हेक्टेयर। क्या कहा जाता है? 1 हेक्टेयर। बात समझे या नहीं समझे? ठीक है, यही लिखा हुआ है कि 1 हेक्टेयर 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है ना। 100 मीटर भुजा वाले एक वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग टाइप का है ना। वर्ग टाइप का मैंने वर्ग है जिसकी भुजा कितनी मीटर होनी चाहिए? 100 मीटर। 100 मीटर लंबाई, 100 मीटर चौड़ाई। इसको समझने के लिए आप समझ लीजिए कि 100 मीटर यहाँ से लंबा कितना दूर होगा, है ना। 100 मीटर यहाँ से चौड़ा कितना होगा, और इस पूरे क्षेत्र में कितना ज़मीन आया, इसको क्या बोला जाएगा? 1 हेक्टेयर। बात समझ में आया नहीं आया? यहाँ से 100 मीटर, यहाँ से 100 मीटर, 100 मीटर, 100 मीटर, कितना? 1 हेक्टेयर। स्वाहा स्वाहा। देखिए, क्या आप 1 हेक्टेयर के मैदान के क्षेत्र की तुलना अपने स्कूल के मैदान से कर सकते हैं? कीजिए। कदुआ क्या क्या बोले? देखिए अब दूसरा पॉइंट क्या है? क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? मान लीजिए आप देखें कि हम देख रहे हैं पालमपुर की खेती, जो मेन टॉपिक देख रहे हैं, इसका क्या देख रहे हैं? पालमपुर की खेती। उसमें एक देख लिए स्थिर, भूमि स्थिर। क्या देखें? भूमि स्थिर। दूसरा पॉइंट हम लोग देख रहे हैं वो क्या उसी भूमि में अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? हाँ बिल्कुल है। कौन सा तरीका है? ज़्यादा क्या कर सकते हैं हम लोग? उर्वरक वगैरह, खाद जो है, खाद माने गोबर वगैरह दे के कर सकते हैं, या तो फिर उच्च किस्म का क्या करके बीज प्रयोग करके, ठीक है, नई तकनीकों का प्रयोग करके, नई तकनीक का भी प्रयोग करके कर सकते हैं या नहीं कर सकते? क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ है, ठीक है। बोलती कुछ भी तो नहीं। यहाँ जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है और जैसी सुविधाएं उपलब्ध है, उन्हें देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के गांव की तरह लगता है। माने जिस प्रकार से यहाँ खेती का उपलब्ध है, इस तरह लगता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा है? पश्चिमी भाग है। मैंने उत्तर प्रदेश में भी ठीक ठाक, वहाँ पर भी खेती ठीक ठाक की, बहुत अच्छा खेती होता है ना। आप कृषि चैप्टर 8वीं क्लास में पढ़े होंगे, पढ़े थे? चौथा चैप्टर था शायद, है ना। और 10वीं क्लास में भी पढ़ेंगे, चौथा चैप्टर है भूगोल में, कृषि।
तो वहाँ पे देखेंगे कि जैसे बहुत सारा फसल जो उपजाया जाता है ना, उसमें अधिकांशता की लगभग सभी जितने भी फसल है ना, आपको कहीं मिले या ना मिले, कहाँ मिल जाएगा? उत्तर प्रदेश में मिल जाएगा, है ना। बोले गन्ना कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश। चावल कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश। आलू कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश, है ना। आपका गेहूँ कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश। हरी सब्जियाँ कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश। मतलब ओवरऑल फाइनली यदि कहा जाए तो अधिकांशतः जितनी भी चीज़ें वो कहाँ देखने को मिल जाएगा? उत्तर प्रदेश में, है ना। अब सब चीज़ नहीं है, कुछ जलवायु पर्यावरण पे डिपेंड करता है ना। अब जैसे सेब खोजेगा तो वहाँ ठंडा के क्षेत्र रहिए ना, तो सेब कहाँ से मिलेगा? नहीं ना भाई वाह, अब बहनियन नहीं, बहनियन तो चुड़ैल है। देखिए एक रहा चुड़ैल नहीं, चुड़ैल देखो यहाँ। अरे भाईवा बोल दिया तो ज़्यादा फूलों ने उठा पटा देंगे अभी चोटा कहीं का। पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है। पालमपुर में समस्त भूमि पर क्या किए थे? जितना है। अभी तुम बेल्डी चल जाओ, आप बेल्डी में देखो, मैंने अभी भी है, इससे पहले आलू अलम जाओ, कहीं जगह खाली नहीं मिलेगा, है ना। घारा तक एकदम घारा जहाँ घुसना है ना, वहाँ तक आलू लगा देता है कि वगैरह चाँप देगा, की करेगा बेल्डी पार्टी सेपरेट है, ठीक है। देखिए तो वैसे पालमपुर में क्या होता है? एकदम पूरा खेती होता है, कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती। बरसात के मौसम में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं। बरसात के मौसम में कौन सा खरीफ फसल होता है, पता है या नहीं? अरे खरीफ और रबी समझ में आता है ना। मौसम के अनुसार से फसल को कितने प्रकार में बांटा गया? खरीफ, रबी और कौन सा? जायद। यह है भाई वाह। अब देखिए खरीफ फसल मतलब खरीफ किसमें? बरसात वगैरह में बोया जाता है, रबी ठंडा में, और ये जायद रे गर्मी में। जैसे जायद, जैसे जेठुआ, है ना। जेठुआ माने जेठुआ नहीं बुझ पाते हैं, ये सब कोरी होके तो नहीं, जेठुआ नहीं बुझ पाते हैं, की करिएगा। जो गर्मी के दिन में आजकल खीरा उरा होता है उसको जेठुआ बोलते हैं, ठीक है। तो ये खरीफ, रबी और जायद समझ में आ गया। देखिए आगे क्या है, तो हम लोग क्या, पालमपुर में समस्त भूमि पर क्या की जाती है? खेती। एकदम पूरा जितना जमीन है एकदम सब में एकदम ठूस ठूस के खेती किया जाता है। ठूस ठूस मैंने कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती। बरसात के मौसम में क्या होती है? खरीफ फसल होती है, जिसमें ज्वार और बाजरा उगाते हैं। इन पौधों में को पशुओं के चारे के लिए प्रयोग में लाया जाता है। किसके लिए प्रयोग किया जाता है? पशुओं के चारों के लिए प्रयोग किया, चारे के लिए। इसके बाद अक्टूबर और दिसंबर के बीच आलू की खेती होती है। सर्दी के मौसम रबी में खेतों में गेहूं उगाया जाता है। सर्दी के मौसम में कौन सी फसल होती है? रबी फसल मतलब गेहूं की उगाया जाता है। उत्पादित गेहूं में से परिवार के खाने के लिए रखकर शेष गेहूं किसान रायगंज की मंडी में बेच देते हैं। आप जानते हैं रायगंज क्या है? शहर है ना, उसका शहर है, 3 किलोमीटर दूर। भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती भी की जाती है, और भूमि का एक भाग में कौन सी खेती होती है? गन्ना पूरा साल लगता है, जानते हैं ना, जिसकी वर्ष में एक बार कटाई होती है। माने एक बार फसल लगाइए, वो साल भर में एक बार कटाया जाएगा, फिर लगा दीजिए, फिर कटेगा साल भर में एक बार। ना अगर हम कुछ नहीं देना पड़े, बिल आया ना था ना, पानी कैसे ना दिए पड़ेगा? तो तुम क्या करेगी? पूरा मैंने 365 दिन में आधा दिन नहीं खाएगी और आधा दिन खाएगी, इनकी करेगी। वो हम हैं तो वो गन्ना है। एक बार बोलती, एक बार मैंने बरसात में खाली पानी दे दिया था, हो गया। अनहेम होने खाली पानी एक बार दे दिया था, हो गया। नहीं ना हो गया जी, मैंने एक के साथ में ज़्यादा, एक के साथ में क्या ज़्यादा, आवश्यकता से ज़्यादा। अब आपको बोलेंगे आज ही तुम खा लो, एकदम 10-20 दिन के खा लो, तो आज एकदम बैठ के भुजिया, पागल है, दिमाग वाग खिसका लेकर एक रहा। कहीं देखो इधर भर्ती उर्ती होता है पागल वागल का। गन्ना अपने कच्चे रूप में या गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। अब गन्ना जो है ना, कहाँ पे बेचा जाता है? शाहपुर के व्यापारियों को बेच देता है
है ना, या तो फिर क्या करता है, गुड़ के रूप में भी प्रयोग करता है, गन्ना, समझे, गन्ना को बेच देता है, या तो फिर वो गुड़ भी बनाता है। समझ रहे हैं रेसिपी बताइएगा, क्या? रेसिपी बताइएगा। क्या रेसिपी बताऊं, बोलिए, कौन सी रेसिपी? गन्ना से गुड़ बनाने का रेसिपी बताऊं, है ना? सर्च कीजिए यूट्यूब में, एक से एक रेसिपी बताया जाएगा वहाँ, मैं पाऊंगा। देखिए, पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें इसलिए पैदा कर पाते हैं क्योंकि वहाँ सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था। अब देखिए, अब वहाँ पे फसल इस वजह से उगा पाते हैं क्योंकि वहाँ पे क्या है, सिंचाई करने की क्या है, अच्छी व्यवस्था है, सुव्यवस्था है, समझे कि नहीं, उन्हें अच्छी व्यवस्था है। समझ रहे हैं? विनोद एवं विनोदियों, चुड़ैल एवं चुड़ैलियों, हैं? बोले चुड़ैल और चुड़ैलियों में क्या अंतर है? चुड़ैल तुम है और चुड़ैलियों में सब आ गए। चलिए देखिए, तो क्या है, फसल पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसल क्यों उगा पाते हैं जी? क्योंकि सिंचाई की क्या है, सुविकसित व्यवस्था है ना। पालमपुर में बिजली जल्दी ही आ गई थी, उसका मुख्य प्रभाव यह पड़ा कि सिंचाई की पद्धति ही बदल गई। अब बिजली वहां पे जल्दी आ गई, कौन आ गई थी? कौन, क्या आई थी, ऐसे कौन आई थी? नहीं, कौन आई थी? तू लोग ज्यादा जोर से बोलता है रे, की बात है? कोई दिक्कत है क्या? नहीं, तब तक किसान कुओं से रहट द्वारा पानी निकालकर छोटे छोटे खेतों की सिंचाई किया करते थे। उससे पहले जब बिजली नहीं आई थी, कौन नहीं आई थी? बिजली नहीं आई थी, तो उससे पहले, इसको कौन नहीं याद रखिएगा आप लोग, क्या याद रखिएगा, क्या समझे नहीं? तो बिजली जब नहीं आई थी उससे पहले किससे खेती होता, जब किससे सिंचाई होता था? रहट। रहट माने क्या होता है? बैल उल जैसे ऐसे करके ऐसी करता है, ऐसे उठा दिया जाता है, रहट। बैल घूमता था, ऐसे पानी बाहर निकलते रहता था, इसको रहट बोलते। यस यस, बांस ऐसे लंबा रहता है, इसको कंधा में लगाया जाता है, ऐसे घूमते रहता है और ऐसे निकलते रहता है। लोगों ने देखा कि बिजली से चलने वाले नलकूपों से ज़्यादा प्रभावकारी ढंग से अधिक क्षेत्र पर क्या किया जा सकता है, खेती किया जा सकता है, और क्या है कि सिंचाई की जा सकती है। प्रारंभ में कुछ नलकूप सरकार द्वारा लगाए गए थे। प्रारंभ में शुरू में कुछ नलकूप किसके द्वारा लगा दिया? सरकार। पर जल्दी ही किसानों ने अपनी निजी नलकूप लगाने प्रारंभ कर दिए। परिणाम स्वरूप 1970 के दशक के मध्य तक 200 हेक्टेयर के पूरे जुते हुए क्षेत्र की सिंचाई होने लगी। तो पूरा जितना दूर तक जोता जाता था सब में पूरा क्या होने लगा? सिंचाई, है ना। देखिए यहाँ फिर कुछ पॉइंट दिया हुआ यहाँ पे। भारत में सभी गाँवों में ऐसी उच्च स्तर की सिंचाई व्यवस्था नहीं है। ऐसी व्यवस्था सभी जगह है नहीं है। नदियों मैदानों के अतिरिक्त हमारे देश में तटीय क्षेत्रों में अच्छी सिंचाई होती है। इसके विपरीत पठारी क्षेत्रों जैसी दक्षिण पठार में सिंचाई कम होती है। देश में आज भी कुल कृषि क्षेत्र के 40% से भी कम क्षेत्र में ही सिंचाई होती है। समझ लीजिए, देश का जितना दूर तक क्या होता है, खेती होता है, उसमें से कितने प्रतिशत में सिंचाई होती है? 40% से भी कम। समझ रहे हैं? शेष क्षेत्रों में खेती मुख्यतः वर्षा पर निर्भर है। शेष क्षेत्रों में खेती मुख्यतः किस पर निर्भर है? एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। एक वर्ष में हो रहा है क्या, एक भूमि पर, किसी भूमि पर जो है एक से ज़्यादा बार फसल यदि उत्पादन करते हैं, एक वर्ष में एक ही भूमि पर एक से ज़्यादा बार यदि फसल क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? बहुविध फसल। बहुविध, कौन विध? बहुत बार जो अगर में खेती हो गया तो उसको हम लोग क्या, अपने एक ही साल में, तब उसको क्या कहेंगे? बहुविध फसल। यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है। पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें पैदा करते हैं। पालमपुर में क्या बताया जा रहा है? पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें क्या करते हैं? कई किसान पिछले 15-20 वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा कर रहे हैं, है ना। बोल रहे हैं, क्या बोला जा रहा है? कई किसान पिछले 15-20 वर्षों से, कितने? पिछले तीसरी फसल के रूप में क्या कर रहे हैं? आलू पैदा कर रहे हैं। तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा कर रहे हैं, है ना। अब कौन सा पॉइंट आता है?
क्या हुआ, क्या बोल रहे थे? चलो मैं बोल रहा यहाँ से तो मौसम कहाँ से? देखिए तीसरी फसल, आप पालमपुर में पैदा की जाने वाली फसलों के बारे में पढ़ चुके हैं कि नहीं? अपने क्षेत्र में पैदा की जाने वाली फसलों की सूचना के आधार पर निम्न सारणी को भरिए। इस सारणी को क्या कीजिए, भरने की कोशिश कीजिए अपने आधार पर। आपने देखा कि एक ही जमीन के टुकड़े से उत्पादन बढ़ाने का एक तरीका बहुविध फसल प्रणाली, बहुविध फसल प्रणाली है कि नहीं, कि एक ही बार में एक ही भूमि में ज़्यादा से ज़्यादा बार फसल लगाओ, उसको उसके कारण से क्या होगा, फसल ज़्यादा। दूसरा तरीका, अधिक उपज के लिए खेती में आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करना है। अगर दूसरा तरीका, हम लोग खेती में वृद्धि, उपजाऊ में वृद्धि करना चाहते हैं तो उसमें क्या करना पड़ेगा सर, क्या करना पड़ेगा, आधुनिक कृषि विधियों का क्या करना पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा। उपज को भूमि के किसी टुकड़े में एक ही मौसम में पैदा की गई फसल के रूप में मापा जाता है। 1960 के दशक के मध्य तक, नीचे नहीं था रे, 1960 के दशक के मध्य तक खेती में पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था। मैंने 1960 दशक तक पहले जो है वो किसका प्रयोग किया जाता था, पारंपरिक बीजों। पारंपरिक मतलब क्या हुआ, जो शुरू से चलते आ रहा वैसे। आदमी क्या करता था, पहले धान लगाता था, धान उसी को रख लिया थोड़ा सा, उसी को फिर खेत में देता था और उसको फिर से लगाता था कि नहीं लगाता। लेकिन अब जो है थोड़ी सी क्या हो चुकी है, परिवर्तन। बैंगन लगाता था तो आदमी बैंगन पक गया तो उसका बीज रखा, उसी को फिर लगाता था, आधा मर गया, आधा हुआ नहीं हुआ बढ़िया से, छोटे छोटे अबरी फल, समझे कि नहीं। तो वो था पारंपरिक बीज, पारंपरिक तरीके से होता था। लेकिन अब जो है क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। बार बार देखिए आदमी खरीदता है, जिनकी उपज अपेक्षाकृत कम थी उसमें क्या थी, कम थी, और अभी क्या होती है, ज़्यादा होती है। परंपरागत बीजों को कम सिंचाई की आवश्यकता होती थी, है ना। किसान उर्वरकों के रूप में गाय के गोबर या दूसरी प्राकृतिक खाद का प्रयोग करते थे, जैसे घास को सड़ा दिया वहीं हो गया, ठीक है। यह सब किसानों के पास तत्काल ही उपलब्ध थे, उन्हें इनको खरीदना नहीं पड़ता था। लेकिन जब क्या हुआ सर, हरित क्रांति, 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीजों HYV मतलब हाइब्रिड, HYV मतलब क्या, हाइब्रिड बीज जो है ये आया। तब देखिए गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके एकदम पूरा सिखा दिए। आज एक ठो धान का पौधा बोता है तो बहुत सारा उससे धान होता है कि नहीं होता, एकदम पूरा। और पहले क्या इतना एकदम बोता था, ठीक है, जितने बोया उतने होता था या नहीं होता था। तो गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए। परंपरागत बीजों की तुलना में HYV बीजों से एक ही पौधे से क्या ज़्यादा क्या होती है, ज़्यादा मात्रा में अनाज पैदा होने की आशा थी, है ना। इसके परिणाम स्वरूप जमीन के उसी टुकड़े में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक अनाज की मात्रा पैदा होने लगी। यद्यपि अति उपज प्रजातियों वाले बीजों से अधिकतम उपज पाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी तथा रासायनिक खाद और कीटनाशकों की जरूरत थी। अधिक उपज केवल अति उपज प्रजातियों वाले बीजों, सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों आदि के संयोजन से ही संभव है, ठीक है। ये अति उपज के कारण से ये सब क्या हो पाया, संभव हो पाया। बात समझे या नहीं समझे। यहाँ पे थोड़ी सी देख लेते हैं कि भारत में जो है, भारत में कौन कौन ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे 1960 के दशक में जब ये HYV आया मतलब हाइब्रिड आया तो क्या क्या प्रभाव पड़ा। देखिए पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया। सबसे पहले जो प्रयोग किया उन्होंने किसने किया, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, इन सभी जगहों पे क्या किया गया, पहले प्रयोग किया गया, ठीक है। इन क्षेत्रों में किसानों ने खेती में सिंचाई के लिए नलकूप और HYV बीजों, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया। उनमें से कुछ ने ट्रैक्टर और फसल गहाने मतलब क्या होता है, काटने उड़ने, ठीक है, गहाने के लिए मशीनें खरीदी। रोपने उड़ने का भी क्या खरीदा, मशीन, रोपने का भी मशीन आ गया, काटने का मशीन आ गया, सब कुछ उपलब्ध है, जिसने जुताई और कटाई के काम को तेज कर दिया। अब जैसे कोई आदमी काट रहा है, धान काट रहा है, अब ऐसा मशीन इधर से काटो उधर से पूरा क्या होगा, धान झड़ के और क्या चावल निकल जाएगा। समझे कि नहीं समझे। जिसने जुताई और कटाई के काम को तेज कर दिया, उन्हें इनसे गेहूं की ज़्यादा पैदावार प्राप्त हुई। कौन सी पैदावार ज़्यादा हुआ, गेहूं। पालमपुर में परंपरागत बीजों से गेहूं की उपज 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर था। एक हेक्टेयर में कितना किलोग्राम गेहूं होता था, 1300। HYV जब आया तब क्या हो गया सर, यही 3200 यानी कि 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई। अब समझिए कितना, 13 दूनी 26 मैंने 2.5 गुना, अरे 13 दूनी 26 और 6 कितना 32 हुआ ना जी, लगभग कितना हो गया, 2.5 गुना। गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई। किसानों के पास बाजार में बेचने को अब अधिशेष गेहूं की काफ़ी मात्रा उपलब्ध थी कि जो बचता था उसको क्या कर देता था, बेच देता था। समझे या नहीं समझे। तो इस प्रकार से देख लिया कि नए तरीके से क्या हुआ, खेती में वृद्धि हुआ
और अगले दिन हम लोग जो देखेंगे क्या भूमि यह धारण कर पाएगी, मतलब हम लोग जो डाल देते हैं उसमें वो सारा चीज़ वो धारण कर पाती है या नहीं कर पाती है, इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। वो कौन सी क्लास में डिस्कस करेंगे? अगली क्लास में। आज का क्लास यहीं समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ आप लोगों के साथ अगली क्लास में और आप लोगों के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद।